हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सीटेट में आने वाले एक सेक्शन जिसको सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है और इसी सेक्शन से एक चैप्टर मैं लेकर के आया हूं जिसका डिस्कशन करूंगा और ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर सीडीपी में ये चैप्टर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि सीटेट हो, एसटेट हो या बीटेट हो, किसी भी टैट का एग्ज़ाम हो, उसमें सीडीपी जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये एक टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन हो जाता है, क्योंकि यह बच्चों के समग्र अध्ययन में आपको सुविधा प्रदान करता है। अगर बच्चा को समझना है, बच्चे के इन्वायरमेंट को समझना है, बच्चे के पारिवारिक परिस्थिति को समझना है कि किस इन्वायरमेंट से, किस पर्यावरणीय संगठन से बच्चा आया है, तो इसको समझने के लिए आपको सीडीपी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीडीपी का नॉलेज नहीं होगा तो बच्चे के प्रवृत्ति को, बच्चे के मानसिकता को, बच्चे के इच्छा को नहीं समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसको शिक्षित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है यह चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और बाल केंद्रित शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शिक्षण व्यवस्था के लिए। जब तक हम शिक्षा के केंद्र में बच्चा को नहीं रखेंगे, बालक को नहीं रखेंगे, तब तक उसके सर्वांगीण विकास के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिए एक अच्छे शिक्षक के लिए सीडीपी का नॉलेज होना, सीडीपी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में मैं एक सीडीपी यानी बाल विकास की अवधारणा से संबंधित यह चैप्टर है, इसको मैं डिस्कस करूंगा और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिर बाल विकास में विकास की अवधारणा क्या है और इससे क्या क्या संबंधित कंसेप्ट है, इसको समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है बाल विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा का तात्पर्य आप देखेंगे कि विकास जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती है। यानी जब भी बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तभी से विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और यह विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। विभिन्न अलग अलग स्टेज से होकर के, अलग अलग परिस्थितियों से होकर के ये जीवन पर्यंत चलती है, यानी मृत्यु तक चलती है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि आखिर विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके हिसाब से क्या क्या अंतर होते हैं, क्या परिवर्तन होता है। आइए इसी संदर्भ में देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर का तात्पर्य है कि यह ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं और यह कैसे बच्चे के वृद्धि को, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो आप देखेंगे वृद्धि से तात्पर्य है, वृद्धि से आशा है मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन यानी यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात की जा रही है। मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तन की बात की जा रही है कि वृद्धि से पर मात्रात्मक यानी उसके साइज में अगर वृद्धि होता है तो वो क्या कहते हैं, वो वृद्धि से जुड़ा हुआ है। अर्थात आप कह सकते हैं कि शिशुओं के उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेषतः भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन से है। कहा जा रहा है कि वृद्धि का आशय, वृद्धि का तात्पर्य है मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन। अर्थात कह सकते हैं कि यह बालक के उम्र बढ़ने से उसके सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेषतः भाषा के सीखने में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है कि वह सांवेगिक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका किस तरह होता है ताकि वो हर एक अलग अलग भाषा को वो सीख सके। जबकि विकास से आशा है परिणात्मक
परिमाणात्मक, विकास का आशय परिमाणात्मक। परिमाणात्मक का अर्थ है कि वैसी अवधारणा जिसको हम नाप सकें, तौल सकें, यानी वजन और सेंटीमीटर की बात की जा रही है। विकास का आशय है परिमाणात्मक, यानी शरीर का कद बढ़ना। अब देख सकते हैं कि बच्चा का अगर उसका साइज बढ़ रहा है और उसके बनावट में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। देखिए ध्यान रखेंगे, वृद्धि का तात्पर्य है कि उसका सांवेगिक विकास, सोचने का क्षमता, सीखने की क्षमता में कितनी वृद्धि हो रही है, उसको हम वृद्धि से जोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और उसके परिमाणात्मक, यानी शरीर के कद में वृद्धि करी, शरीर के साइज में परिवर्तन की बात हो रही है। तो इसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है, यानी कह सकते हैं कि इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है और वृद्धि में मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। सेकेंड पॉइंट को देखेंगे कि वृद्धि से आशय समानतः शारीरिक परिवर्तन से है। वृद्धि का मतलब है कि समानतः, अगर वृद्धि का अर्थ समझा जाए तो आप समझ सकते हैं कि शरीर में जो परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन का अर्थ क्या है? शरीर में परिवर्तन का अर्थ है कि जबकि शारीरिक परिवर्तन का तात्पर्य है कि उसका शरीर का कद बढ़ना, साइज बढ़ना, जबकि विकास से आशय है विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है। ध्यान रखेंगे, वृद्धि का तात्पर्य है कि बच्चे के साइज में कैसे कैसे वृद्धि हो रही है, किस परिस्थिति में उसके बनावट में परिवर्तन होता है। लेकिन विकास का तात्पर्य है कि वह शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन, मानसिक और व्यवहारिक संगठन, व्यवहारिक परिवर्तन, यानी कह सकते हैं यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यानी उसका मेंटल स्टेटस जो है, हर एक स्टेज में मानसिक विकास कैसे हो रहा है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, लेकिन विकास का मापन कठिन है, बल्कि इसका अवलोकन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है कि जब भी वृद्धि होता है तो बच्चे का साइज और उसके शरीर के बनावट में वृद्धि होता है तो उसको हम लोग वजन में और सेंटीमीटर में या फीट में माप सकते हैं। लेकिन विकास का आशय है शारीरिक विकास, शरीर के देखिए, लेकिन विकास का मापन कहा जा रहा है कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसमें मानसिक परिवर्तन देखा जाता है और व्यवहारिक परिवर्तन देखा जाता है। इसको हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि उस बच्चे का विकास किस अवस्था में किस तरह हो रहा है। चलिए, वृद्धि का अर्थ संकुचित है जबकि विकास का अर्थ व्यापक है। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि वृद्धि का अर्थ संकुचित, यानी वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ क्या है? उसके शरीर के बनावट और शरीर के साइज से। लेकिन विकास का तात्पर्य है शरीर के बनावट और शरीर के साइज के अलावा उसके मानसिक विकास और व्यवहारिक संगठन, यानी उसका बौद्धिक विकास किस तरह हो रहा है। बौद्धिक विकास के साथ साथ आप देख सकते हैं कि वह व्यवहार में अपने समाज में कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसका यानी कह सकते हैं कि वृद्धि जो है एक संकुचित और छोटा अवधारणा है और विकास एक बड़ा अवधारणा है। यानी आप इसको इस अर्थ में समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है लेकिन विकास निरंतर चलता है। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यह, वृद्धि जो है एक निश्चित सीमा तक, कहा जा रहा है वृद्धि एक निश्चित सीमा तक रुक जाती है लेकिन विकास जो है निरंतर चलता रहता है। आप देखेंगे वृद्धि जो है एक निश्चित सीमा तक, सपोज कीजिए आप जब 21 या 22 साल के होंगे तो आपका साइज और आपके लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होना बंद हो जाएगा। उसको हम कह सकते हैं कि हो सकता है 21-22 साल तक ये परिवर्तन रुक जाए, लेकिन विकास जो है ये निरंतर चलता है। निरंतर का तात्पर्य है कि जीवन पर्यंत परिस्थिति के हिसाब से
मानव जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, और व्यवहार के साथ साथ जब अनुभव हो जाता है तो अनुभव के हिसाब से अपने सामाजिक संकल्पना को एक्सेप्ट करता है और समाज में उसी अवधारणा के हिसाब से काम करता है और समाज में रिएक्ट भी करता है। इसलिए कह सकते हैं कि वृद्धि जो है यह जीवन पर्यंत यानी निरंतर चलने वाली अवधारणा है। चलिए विकास की अवस्था को हम लोग समझेंगे। विकास का यहाँ तात्पर्य है, यह समझने की कोशिश करेंगे। विकास की अवस्था मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है। ये मानव का जीवन या कोई भी प्राणी है, आप कह सकते हैं कि मनुष्य का, यानी हम बालक का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग बालक की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए ये मृत्यु को प्राप्त करता है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेज है, देखेंगे। कहा जा रहा है कि मानव का जीवन जो है, मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से, गर्भावस्था से शुरू होता है और जन्म के बाद विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए वह जीवन पर्यंत यानी जीवन पर्यंत चलता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इन अवस्थाओं के बारे में कहा जाता है कि अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। अवस्था कितनी होती है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्थाएं कितनी होती है, इस अवस्था को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्टेज में बांटा है। इसमें आप देखेंगे रॉस मनोवैज्ञानिक है और फ्रायड है। रॉस और फ्रायड ने 5 अवस्था बताई हैं, जबकि कॉलसेनिक ने 10 अवस्था और पियाजे ने 4 अवस्था बताई हैं। फिर ब्रूनर ने 3 अवस्था बताई हैं। आप ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। कहा जा रहा है कि रॉस और फ्रायड 5 अवस्था की बात करते हैं, जबकि कॉलसेनिक 10 अवस्था की बात करते हैं और पियाजे जो है यह 4 अवस्था की बात करते हैं। और इसी तरह ब्रूनर है जो 3 अवस्था की बात करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे सामान्यतः भारत में हम देखें तो भारत में लगभग 7 अवस्थाओं को स्वीकार किया गया है। 7 अवस्थाओं को स्वीकार किया गया है और भारत में जिन अवस्थाओं को स्वीकार किया है मनोवैज्ञानिकों ने, उस अवस्था की हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस अवस्था का समय पीरियड यानी कालक्रम क्या होता है। भारत में सामान्यतः विकास की अवस्था को हम लोग निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। पहला अवस्था है पूर्व प्रसूति काल यानी प्री नेटल स्टेज बोलते हैं इसको। पूर्व प्रसूति काल का अर्थ होता है पूर्व प्रसूति काल यानी प्री नेटल स्टेज। यह अवस्था गर्भावस्था से, ध्यान रखेंगे, यह माँ के गर्भ से लेकर के जन्म तक का होता है। यह अवस्था प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल पीरियड भी कहते हैं, प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं। और यह स्टेज जो होता है माँ के गर्भ से लेकर के जन्म तक, माँ के गर्भ से लेकर के जन्म तक होता है। दूसरा अवस्था है शैशव अवस्था, जिसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं यह अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बीच का होता है। आप ध्यान रखेंगे मैंने कहा पहला अवस्था पूर्व प्रसूति काल होगा, प्री नेटल स्टेज, यह गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक होता है। उसके बाद शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, यह जन्म से लेकर के 2 साल की अवस्था को हम कहते हैं। तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था सामान्यतः अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था जो है यह 2 साल से 12 साल यानी 2 ईयर्स से 12 ईयर्स तक होता है। लेकिन बाल्यावस्था को हमारे भारत में मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड इसको बोलते हैं। इसको मनोवैज्ञानिकों ने 2 से 6 साल के बीच रखा है। फिर है दूसरा उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड और इसको 6 साल से 12 साल के बीच रखा गया है। ध्यान रखेंगे तीसरी अवस्था जो है ये बाल्यावस्था है जिसको चाइल्डहुड कहते हैं और इसको मनोवैज्ञानिकों ने 2 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है पूर्व
पूर्व या प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, और यह 2 से 6 साल का होता है। और इसी में दूसरा जो है इसको उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, यानी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का समय काल जो है ध्यान रखेंगे ये 6 से 12 साल का है। चौथा देखेंगे, फोर्थ स्टेज है किशोरावस्था, एडोलसेंट एज बोलते हैं इसको, एडोलसेंट एज यानी किशोरावस्था, एडोलसेंट एज। और यह समय जो है इसका समय है 12 से 18 साल। 12 से 18 साल को हम एडोलसेंट एज बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे ये जीवन में जितने स्टेज हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, और यह इसको तूफान का यानी परिवर्तन का काल बोलते हैं। यहाँ बहुत सारे मानसिक, सांवेगिक और संगठनात्मक देखेंगे, फिर आप देखेंगे शारीरिक परिवर्तन बहुत सारे देखे जाते हैं, इसलिए इसको तूफान का अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है युवावस्था। युवावस्था बोलते हैं, युवावस्था का समय होता है 18 से 25 साल। 18 से 25 साल के बीच के अवस्था को हम युवावस्था बोलते हैं, लेकिन वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों ने इसका टाइम पीरियड 18 से 30 कर रखा है, यानी 18 से 30 साल वर्तमान में माना जाने लगा है। नेक्स्ट स्टेज है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का समय काल हो गया 30 से लेकर के 60 साल। 30 से 13 ईयर्स से 16 ईयर्स के बीच के एज ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। और नेक्स्ट है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था सामान्यतः देखा जाए कि ये 60 ईयर्स से जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक की अवस्था को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था 16 से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक। आइए हम लोग एक बार और रिकॉल करते हैं। भारत में सामान्यतः इन अवस्थाओं को 7 स्टेज में बांटा गया है। पहला है, ध्यान रखेंगे, पहला है पूर्व प्रसूति काल जिसको प्री नेटल स्टेज बोलते हैं, इसका समय काल हो गया गर्भ से लेकर के जन्म तक। दूसरा है शैशवावस्था जिसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, और यह इसका समय काल हो गया 2 साल से लेकर के जन्म से लेकर के 2 साल। तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का पूरा समय काल अगर पूछा जाए तो बाल्यावस्था का समय होता है 2 साल से 12 ईयर्स तक, 12 साल तक, लेकिन इसको मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा है। एक है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसका समय काल हो गया आपको 2 से 6 साल, और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था जिसका समय हो गया 6 से 12 साल। 6 से 12 साल, कहीं कहीं 11 भी लिख देता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट स्टेज है किशोरावस्था जिसको एडोलसेंट एज बोलते हैं, और इसका समय काल हो गया 12 से लेकर के 18 साल तक। नेक्स्ट है युवावस्था। युवावस्था का समय पीरियड हो गया 18 ईयर्स से है, 18 ईयर्स से 13 ईयर्स यानी 20 ईयर्स भी कहीं आता है, 13 ईयर्स भी आता है, यानी 18 से 25 साल। ध्यान रखेंगे प्रौढ़ावस्था जो है यह 30 साल से 60 साल के उम्र को हम लोग प्रौढ़ावस्था में रखते हैं। फिर इसके बाद आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो है ये 60 साल से जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक की अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। चलिए हमने इसमें विकास की अवधारणा को समझा, विकास की अवधारणा के साथ साथ हमने वृद्धि और विकास में अंतर समझने की हमने कोशिश की। फिर उनके भारत में जितने अवस्थाएं हैं मनोवैज्ञानिकों ने 7 अवस्था बताए हैं, इन अवस्था को हमने टाइम पीरियड यानी एज ग्रुप के हिसाब से समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन अवस्थाओं के इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी इनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन अवस्था में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, और उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।